नमस्कार, मैं हूं पूजा। चलिए रुक करते आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोष व्यक्त किया है। पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर लिखा कि यह आतंकी हमला कायरतापूर्ण और घिनौना मानसिकता से पूरित था। आपको बताते चले यह मानवता, उन्होंने कहा कि यह मानवता पर हमला था, एक ऐसी सभ्यता पर चोट की गई जो सगुणा से अस्तित्व और करुणा में विश्वास रखती है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सैन्य, कूटनीति और रणनीतिक स्तरों पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभाला है, वो आने वाले समय में आतंक के समूल विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा। और जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हुए थे, पर्यटन के लिए गए हुए थे और उनकी नृशंस हत्या की गई। और हत्या ही नहीं, हत्या भी बहुत घिनौने तरीके से, जिहादी मानसिकता से, नाम पूछकर कि क्या ये हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली मारी गई। उसकी जितनी निंदा की जाए, पूरे देश के लोग आज क्षुब्ध हैं, लोगों के अंदर आक्रोश है, क्रोध है, देशवासी दुखी हैं। मैं सबसे पहले उस घटना में जो हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन आतंकवादियों को भी ये कहना चाहता हूं कि यह वो भारत नहीं है कि आप कोई भी घटना करिए और आसानी से बचकर निकल जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये मोदी जी का भारत है। उन राक्षसों को जिन्होंने ऐसा शर्मनाक इस घटना को अंजाम दिया है, उन राक्षसों का अंत भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य करेगी। भाइयों, वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड सांस्कृतिक अकादमी में सम्मान समिति की बैठक से पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद बैठक में अधिकारियों को युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने के साथ ही यज्ञ और कर्मकांड, वेद और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्कृत और का अध्ययन कर रहे बच्चों को 16 संस्कार करवाने के लिए बेहतर परीक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ ही संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रत्येक वर्ष सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाए। तो वहीं संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं। साथ ही प्रत्येक जनपदों में नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यालयों में नाम पट्टिका संस्कृत भाषा में ही हो। साथ ही अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि देने के लिए व्यापार संघ ने शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सभी ने नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल जलाकर दुख व्यक्त किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और जोरदार नारेबाजी हुई। व्यापार संघ अध्यक्ष के पूर्व सैनिक राजेश रावत ने कहा कि आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया जाएगा और देश में इससे जुड़े जड़ से खत्म किया जाएगा। इस घटना के बारे में घोर आपत्ति जताता है और पाकिस्तान को हाय हाय करके चिल्लाता है और हमारी सरकार इसका बदला हमेशा देना चाहिए। और इसको अब कब तक सहन करेगा? अब असली चांस आ गया है। अभी हमारी सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि इसका बदला जरूर दिया जाए। और पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों जिस प्रकार से कल पुलवामा में हमारे निर्दोष 26 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई और कई लोगों को घायल किया गया, जिससे हम सभी पूरे भारतवासी सभी बहुत क्षुब्ध हैं और एक कड़ी कार्रवाई की मांग हम यहाँ पर सरकार से करते हैं। और उस पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी हैं उनके लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं। और आज हम सभी ने यहाँ मिलकर उन जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही आज पाकिस्तान का पुतला जला के उसका विरोध किया है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल की गई, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को सुधारा गया, जिस प्रकार से वहाँ लोगों को रोजगार मिला, पर्यटन को बढ़ावा मिला, और आज जम्मू कश्मीर में जितना पर्यटक जा रहा है वो इसी कारण जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अमन और चैन कायम करने में कामयाब हुई। मैं निवेदन करना चाहूँगा समस्त केंद्रीय नेतृत्व से और जम्मू कश्मीर शासन से कि जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा दे और आने वाले समय में कोई भी पर्यटक भाई हो, कोई भी वहाँ का नागरिक हो, कोई भी बाशिंदा हो, उसे किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार की घटना की हम निंदा करते हैं और आज हम उसी निंदा के कारण आज उन सभी हमारे पहलगाम में जो हमारे लोग, हमारे नागरिक मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारियों और व्यापारियों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की हत्या के विरोध में शिवालिक नगर में पाकिस्तान का पुतला दहन कर विरोध किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र बिश्नोई ने कहा कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी देश में शांति भंग करने का काम कर रहे हैं और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। केंद्र में आतंकियों को सफाया करने के लिए पाकिस्तान को कड़ी कार्यवाही के लिए उसी की भाषा में जवाब देने की अपील की। तो वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। हमारे शिवालिक नगर व्यापार मंडल के सभी व्यापारी भाई इकट्ठे हुए और जो ये पहलगांव में हमारे देश के पर्यटकों का जो नरसंहार आतंकवादियों द्वारा और पाकिस्तान की साजिश के चलते हुए किया गया है, उसके विरोध में पूरा ये प्रदर्शन है। हम सब लोग जितने भी हमारे भाई जिनको जो शहीद हुए हैं, हम उनको संवेदना व्यक्त करते हैं और पुरजोर मांग करते हैं भारत सरकार से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि पूरा देश उनके साथ है। अब समय आ गया है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो वहीं काशीपुर नगर के श्री गंगे बाबा उदासीन आश्रम प्रांगण में पहली बार 7 दिवसीय श्री मध्यावगत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो 1 मई से 7 मई 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की विशेषता यह है कि श्री धाम वृंदावन में पधारे पूज्य अमित मोहन व्यास महाराज पहली बार इस मंदिर में कथा करेंगे, जबकि काशीपुर में इससे पहले वे 4 बार श्री भगवंत का कथा सुना चुके हैं, लेकिन ये उनका इस मंदिर में पहला आगमन होगा। और इसके अलावा आयोजन में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है, जो कि मंदिर इतिहास में पहली बार हो रहा है। आयोजन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, धार्मिक चेतना और प्रेरणादायी वातावरण का निर्माण है, जिससे भागवत कथा में माध्यम से भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की भावना को जनमानस तक पहुंचाया जाना है। श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे गुरुजी की कथा हो रही है 1 तारीख से और बहुत ही अच्छे उनके मुख से हम शब्द सुनेंगे, क्या कहते हैं, भागवत के, और सभी लोग इसका लाभ भी उठाएंगे। 1 तारीख से 3 तारीख तक तो संवाद सुनाएंगे भागवत के, और 4 तारीख से कृष्ण जन्म होगा, जिसमें कान्हा जी बनेंगे, वासुदेव जी कान्हा जी को लेकर के आएंगे और बहुत ही सुंदर ये मतलब झांकियाँ होगी। 7 मई तक भागवत कथा का पाठ श्री गंगे बाबा उदासीन आश्रम, गंगे बाबा रोड स्थित यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर पिछले 5 बार से श्री अमित मोहन व्यास जी, जो वृंदावन में कथा व्यास हैं, वो यहाँ पर कथा कहेंगे। हाँ, माता जी को करना। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार सहित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि
औपचारिकता पूरी कर दी गई है और सरकार और संगठन के स्तर पर रायशुमारी भी बन गई है। ऐसे में अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जाएगी और कार्यकर्ताओं को दायित्व भी दिए जाएंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने दावों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब उत्तराखंड बीजेपी को सिर्फ केंद्रीय संगठन से हरी झंडी मिलने का इंतजार नहीं है और ये इंतजार भी शायद इसी महीने समाप्त हो सकता है। नहीं, रणनीति कुछ नहीं है, रणनीति बन चुकी है और बहुत जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, उनके लिए नामांकन तिथि घोषित होगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है और मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में भी पार्टी लाइन स्पष्ट है, मंत्रिमंडल विस्तार यथासमय होगा। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को सचिवालय में बीएसएनएल, एयरटेल एवं जियो नेटवर्क के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में 4G और 5G नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सर्विस प्रोवाइडरों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। तो वहीं ITDA के नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी स्तर पर माह में 2 बार एवं सचिव IT स्तर पर माह में 1 बार समीक्षा की जाए ताकि 100% 4G सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। तो वहीं नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी कार्यवाही कर रही है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को उत्पीड़न कर रही है। वहीं इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि देश संविधान से चलता है और जो भी जांच कर रहे हैं वो स्वतंत्र एजेंसी हैं। क्या होता है? आज सुबह ठुके हैं। देखिए, इस देश के अंदर कानून है, संविधान है और संवैधानिक नियम से ये देश चलता है। और जिस प्रकार से जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। उनको अगर जो कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच होती है। जांच होने के बाद अगर जो चीजें आपको लगता है कि आप उसमें शामिल नहीं है तो अपने सबूत आपको देने चाहिए। अगर जो आज जांच आगे चल रही है, आपको बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस देख रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो चरित्र और चेहरा दिख रहा है, साफ है कि कांग्रेस के लोगों ने नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार में जिस प्रकार की संदिग्धता है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम उसमें आ रहा है, ये सब लोग कांग्रेस के लोग जानते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार के युवराज हैं, आज हम देख रहे हैं वो विदेश गए हुए हैं। अपने देश के अंदर अगर सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं और बाहर जाकर के वो कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, और जाकर के इनके युवराज जो हैं अमेरिका में अपने देश की मर्यादाओं, अपने देश की बातों को, अपने देश की मर्यादा को तार तार करना आज इनके युवराज का काम हो गया है। तो ऐसे युवराज कांग्रेस को मुबारक। तो वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा कर चारधाम यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी जरूरती व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित व सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग व संगठन निरंतर जुटे रहे। बता दें कि जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम के 6 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर पूर्ण हो चुके कार्यों को परखा। इस दौरान रेलिंग की मरम्मत, रेन शेल्टर निर्माण, बिजली, पानी, चिकित्सा और साफ सफाई की व्यवस्था, साथ ही शौचालय आदि के संबंधित कार्यों का जायजा लिया। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश देने के साथ ही भंडेली घाट के पुल पर चल रहे अंतिम चरण के मरम्मत कार्य को भी हिदायत दी।
मेहरबान सिंह ने दिए जरूरी निर्देश। डीएम ने किया यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा। 6 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग का किया निरीक्षण। मेहरबान सिंह ने दिए जरूरी निर्देश। डीएम ने किया यमुनोत्री क्षेत्र का दौरा। 6 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग का किया निरीक्षण। डॉक्टर मेहरबान सिंह ने दिए जरूरी निर्देश। तो उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां परवान पर है। सरकार इसे सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम और केदारनाथ धाम का यात्रा को लेकर आपको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मैराथन बैठकें ले रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हर उन जरूरी बातों का ध्यान रखा जा रहा है जो यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन उन्हें पुख्ता कर रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसे सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से उन्होंने संवाद किया है और श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, इस संकल्प को लेकर काम किया है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। ये हमारा मैराथन बैठकें की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अधिकारियों से हाली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ भी वो सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाने पर जोर दे रहे हैं और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है, इसके लिए अधिकारी को सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। वहीं श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस साल आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं, जो कि 24 घंटे संचालित रहेंगे। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि काफी कार्य किए जाएंगे। चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य के कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की शान है और इसके सुचारू संचालन के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आएँ उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आपने देखा है पिछले साल भी 31 जुलाई को आपदा आई थी, बहुत भीषण आपदा आई थी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला था। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसको आशीर्वाद मिले बाबा केदार का, लेकिन सुरक्षित भी हो यात्रा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की भी आवाजाही होती है। ऐसे में उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा बनता है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई पोर्टल के जरिए कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो शुरुआत है वो रजिस्ट्रेशन तो 28 से हो रहे हैं पर्यटन के पोर्टल पर। 28 अप्रैल से सभी गाड़ियों के लिए जो कि कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य से हों या फिर अन्य राज्यों के, तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि परिवहन विभाग ने डेवलप किया हुआ है और 2021 से इसको हमने लाइव किया है। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और ऑनलाइन मीडियम से ही ग्रीन कार्ड हम इशू करेंगे इस बार भी। और ये पोर्टल आम जनता के लिए 11 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिस पर अप्लाई करके ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं और फिर संबंधित कार्यालय जो कि वो चूज़ करेंगे वहाँ पर व्हीकल को इंस्पेक्शन कराने के बाद वो ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हमारे स्टेट की गाड़ियों के लिए और जो अदर स्टेट की जो गाड़ियाँ 13 सीटर तक हैं उनके लिए पूर्व की भांति ही ग्रीन कार्ड होगा, जो कि 30 नवंबर तक मैक्सिमम, और उसके अलावा जहाँ तक उनके डॉक्यूमेंट की वैधता होगी वहाँ तक एक बार ही उनको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा परिवहन कार्यालय में आके। लेकिन जो 13 सीटर से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं जो कि यात्रा पर आएंगी अदर स्टेट की, उनको 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा इस बार से। इसके साथ ही जो गाड़ियाँ अदर उसमें आ रही हैं यात्रा के अलावा कहीं पे ऐसे पर्यटक के तौर पर अगर आ रहे हैं तो उनको भी इस बार 15 दिन का जो ग्रीन कार्ड है वो लेना ग्रीन कार्ड पोर्टल के थ्रू अनिवार्य किया गया है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी अनीता चमोला की माने तो 13 सीटर और उनके ऊपर के वाहनों को 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड भी दिया जाएगा, जबकि चारधाम के अलावा किसी और स्थान पर जाने वाले कमर्शियल वाहनों को भी 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा सीजन में कमर्शियल वाहनों का संचालन करना पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा और इसके लिए कड़ी कार्रवाई के प्रावधान भी परिवहन विभाग निश्चित कर रहा है। कुल मिलाकर इस साल चारधाम में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के कयास हैं, जिसके लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ये निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का अनुपालन न किए जाने पर हर विभाग कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की माने तो यात्रा को आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि पिछले वर्षों में आपदाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस बार सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है, ताकि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की आन बान और शान है, इसे सुगम और सुरक्षित बनाकर धरातल पर भी उतारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।